हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ रदरफोर्ड मॉडल की बात की थी और उसके बाद हमने मैक्सवेल की बात की थी। जो मैक्सवेल रदरफोर्ड मॉडल के लिए ड्रॉबैक बना था। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास एक अपनी एनर्जी होती है, जैसे वो सेल में रिवॉल्व करते तो एनर्जी को रिलीज करते हुए चलते हैं। दूसरा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझे? तो हमने ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब एक एटम के पास अगर कोई चीज आ रही है चार्ज के साथ, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जब आएगी तो उनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है। चलो, हमने कोई एटम बनाया बेटा, ये एटम बनाया बेटा, ठीक है। और यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। इस तरीके से लाइक बोल सकते हो, अल्फा पार्टिकल बोल सकते हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना बेटा, पार्टिकल, और बेटा ये क्या होते हैं? डबल आयनाइज होते हैं, मतलब इनके ऊपर डबल चार्ज होता है, आयनाइज, ठीक है। अब यहां पर बेटा ये जो आपका एटम है, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, इस तरीके से। अरे होगा नहीं होगा बेटा? समझे? इलेक्ट्रॉन तो सेल में होते बेटा। अब जब ये आएगा तो इसकी कुछ जैसे अल्फा पार्टिकल, वही सेम चार्ज का आना चाहिए। मान के चलो पॉजिटिव चार्ज का कोई पार्टिकल आ रहा है एटम के पास। अब जैसे ही आएगा बेटा, अब जैसे ही पहुंचेगा तो बेटा जब ये चलेगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अरे होगी नहीं होगी बेटा? जब इधर जाएगा, अप्रोच करेगा, तो कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसे जैसे इसके धीरे धीरे इसके पास आना स्टार्ट होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि इधर से ये क्या करेगा बेटा? अप्रोच करेगा। ये इधर से इसको क्या करेगा? अप्रोच करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो बेटा जब ये अप्रोच करेगा, क्योंकि इनके ऊपर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो बेटा इधर से जो डबल आयनाइज अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे पहले तो फुल स्पीड से आएंगे, जिनके पास एक अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसे जैसे इसके एटम के नजदीक आना स्टार्ट करेंगे, वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होना हो जाएगी बेटा, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो बेटा यहाँ पर जब आएंगे इसके पास, बिल्कुल सेल के पास आएंगे, बिल्कुल आपका बेटा ये रुक जाएगा, मतलब आगे नहीं जाने देगा इसको, बोलेगा भाई यही स्टॉप हो जाए, इससे आगे नहीं जाना है। तो उस केस में क्या होगा बेटा? जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में। अब इसकी कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा। मान के चलो बेटा यहाँ था, ये यहाँ था, इस तरह थोड़ा आर से ये शिफ्ट कर दिया, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आपकी ये कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में। अब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv²। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेल में, इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है जरा बताना बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें, ये आपका यहाँ पर इन दोनों के बीच में इसका चार्ज अगर q1 है, इसका q2 है, इन दोनों के बीच में कुछ r डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये बेटा वो है जो आ रहा है, ये इसका चार्ज है और ये एटम का चार्ज है। तो एक का q1 मान लिया, एक हमने q2 मान लिया, ठीक है बेटा। तो हम इसमें लिख लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? बताना। k q1 q2 अपॉन r, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो बताइए बेटा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? k q1 q2 अपॉन r। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ये आपका एक तरीके से डेरिवेशन है, ये
वर्क पावर थ्योरम से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये वर्क पावर थ्योरम से ही आपका कॉन्सेप्ट निकाला गया है। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा एक बार फिजिक्स में जाइएगा, वहाँ पे वर्क पावर थ्योरम को पढ़िएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अगर हमारा ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर के डॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो बेटा Q1 क्या है, जो तुम्हारा बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल आ रहा है। तो बताइए बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज का कोई पार्टिकल आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल आयनाइज। तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन चार्ज बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि डबल आयनाइज हो रहा है। अरे हो रहा नहीं हो रहा बेटा, वेरी गुड। अगर Q2 की बात करें तो Q2 किसका, एटम का, तो उसका एटॉमिक नंबर विद उसका चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो इस इक्वेशन को अगर मैं 1 मान लूं बेटा, तो 1 में अगर ये डेटा पुट करूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, के डॉट जेड इंटू 2 ई स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे करके बेटा आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आपको जब भी फॉर्मूला लगाना है आपको यही फॉर्मूला लगाना है, और इसी फॉर्मूले से आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस दो पार्टिकल्स के बीच में हम निकाल सकते हैं कि इधर से कोई सेम चार्ज का पार्टिकल आ रहा है और वो एटम के ऊपर अप्रोच करेगा तो हम कैसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस को निकालेंगे। आपको बेटा ये फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ रही बात? इधर से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, एटम के ऊपर अटैक मार रहे हैं बेटा, एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा, रिपल्सन होगा, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के क्या आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू बेटा आपको कांस्टेंट की निकाल लेंगे, और कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा आपको याद होनी चाहिए। और जेड क्या, एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम के ऊपर अप्रोच लगवाएगा उसका एटॉमिक नंबर, उसका इंटू चार्ज, दोनों के चार्ज की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ई स्क्वायर। और तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर के बराबर 9 इंटू 10 की पावर 10। ये बेटा किसकी वैल्यू होती है, के की। और अगर हम बात करें ई की, 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, आर क्या बेटा, रेडियस। और यहाँ पे के ई क्या है बेटा, आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बेटा डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है जो बॉक्स में आपका लिखा हुआ। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं पेपर में किस टाइप का इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा। अच्छा, इसका बेटा 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो एक न्यूमेरिकल चिपका देते हैं, इससे किस तरीके से पेपर में न्यूमेरिकल आएगा जरा देख लेते हैं आपके सामने। मैंने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन बेटा, इसने बोला है कि एन अल्फा पार्टिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कितनी दे रखी बेटा इसमें, 5.4 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट is projected towards गोल्ड न्यूक्लियस। बेटा एटॉमिक नंबर गोल्ड का है, गोल्ड की बात करें, कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा बस आपको इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 9, ये तो सब कांस्टेंट डेटा है। रेडियस आपको निकाल लिए है, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, डेटा लगाओ फटाफट आंसर निकालो। ठीक है बेटा, चलो इसको हटा दो बेटा, चलो इसको सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा डेटा पे ध्यान देना है। डेटा पे क्या ध्यान देना है, देखना बेटा, एक मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6, और आपका बेटा याद रखना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे, बोलोगे तो नहीं, वेरी गुड। अब चलो जैसे जैसे बोलेगा हमें वैसे वैसे आंसर निकालना है, करना स्टार्ट करें बेटा। चलो
अब इसमें हमारा जो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है गिवन डेटा, गिवन डाटा क्या दे रखा है, पहले सबसे पहले गिवन डाटा को लिखिए बेटा। इसमें गिवन डाटा आपको दे रखा है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको दे रखी है बेटा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 5.4 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे सही है बेटा। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है कि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है AU, ये 79 होता है बेटा। कितना होता है? 79। के की वैल्यू आपको बताइए बेटा कितनी होती है? के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। उसके बाद बेटा इसमें बात करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और उसके बाद रेडियस आपको निकालने बेटा, फॉर्मूला लगा दो फटाफट। काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आएगा बेटा? K इंटू जेड इंटू 2E स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देखिए फटाफट बताइए बेटा। काइनेटिक एनर्जी लिखी 5.4। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जूल में कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा? इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आपका जूल में कन्वर्ट हो गया बराबर। के की बात करें बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, पूरा सबको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। कूलम स्क्वायर इंटू 2 इंटू बेटा अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई R। अब इसको बेटा सोल्व कर लो, जो भी सोल्व करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? फटाफट इसको सोल्व करेंगे। और गोल्ड इंटू 79 बेटा उसके एटॉमिक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना, तो R की वैल्यू फाइनल निकल के आएगी। कितनी आएगी बेटा इसमें फाइनल निकल के? 4.21 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। समझे बेटा? ये आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बाकी कोई नहीं। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से ही आपको कैलकुलेट करना बेटा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कि सभी बच्चों को समझ में आ गया हो बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन है डाल देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें लाइट के बारे में। लाइट क्या चीज होती है बेटा? ये सनलाइट, घर के अंदर जो लाइट होती है इसको भी लाइट ही बोलते हैं। तो लाइट की बात करें बेटा, तो हम बात करने वाले इसमें लाइट क्या होता है बेटा? ठीक है, और लाइट के कितने नेचर हो सकते हैं? तो हमने देखा कि भाई एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है। लाइट का कैसा होता है बेटा? ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर किस किस की फॉर्म में मिलता है बेटा? दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। एक इधर बना लो पार्ट और एक बेटा इधर बना लो पार्ट। समझे? लाइट के दो नेचर होते हैं, एक बेटा आपका वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। वेव नेचर, आपने कभी समुद्र में कभी जाना घूमने या नदी के पास कभी आप घूमने गए हो? चलो नदी भी नहीं, घर पे छोटा मोटा तालाब देखा होगा, घर के दाएं बाएं में एक छोटा सा तालाब होता है, उसमें कभी पत्थर को फेंक के मारना। जैसे आप पत्थर फेंक के मारोगे तो उसमें पानी में ऐसे करके वेव्स आती हैं। यस, एग्जैक्टली उसको वेव नेचर बोलते हैं बेटा। और देखना जहाँ पत्थर मारोगे वहां पर आपकी साउंड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, देन उसके बाद धीरे 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 कम होती चली जाती है और फिर किनारे पे आके बेटा वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो वो जो पानी धीरे धीरे इस तरीके से चल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव नेचर बोलते हैं। समझे बेटा? और लाइट के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझे? तो हम बात करते हैं बेटा, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था कि अगर आपको वेव नेचर देखना तो पानी में आप पत्थर फेंक के मारिए, जो पानी वो चलता है लहर के, उसी को वेव नेचर बोलते हैं। पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है बेटा जैसे छोटे छोटे टुकड़ों की चीज में कोई बाहर निकलना। जैसे पार्टिकल नेचर की मैं बात करूं, ये जो लाइट निकलती है, जैसे हमारे घर के अंदर बल्ब वगैरह होता है, कभी इसके आगे आप कैमरा लगा के देखना तो आपकी लाइट ऐसे डब 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 करती है, ऐसे करती है ना, तो क्या आप देखते हो कि लाइट डबिंग कर रही है? नहीं बेटा, क्योंकि इसमें जो लाइट निकल रही है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलती है। तो उसमें जो होता है बेटा 1 सेकंड में 10 की पावर 24 पार्टिकल्स निकलते हैं। तो अब सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है, मतलब इतने वो पार्टिकल डिफ्यूज नहीं हो पाते, इतने दूसरे पार्टिकल आ जाते हैं। इसीलिए आपका प्रोसेस ऐसा लगता है कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन वो पार्टिकल खत्म होते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर वो खत्म होते हैं, फिर तीसरे आ जाते हैं।
तो ये जो लाइट जलती है पार्टिकल की फॉर्म में चलती है बेटा, समझे। और जो पानी जो लहर रहा है वो वेव नेचर में लहर रहा है बेटा। तो हम दोनों को अंदर कैसे करेंगे काम कि भाई वेव नेचर कैसे डिफाइन करेंगे और पार्टिकल नेचर कैसे, तो वो थियरी एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसमें हमने क्या अप्लाई किया था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद देखा कि एग्जैक्टली लाइट का वेव नेचर कैसे होता है। फिर हमने देखा दूसरा पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आया था प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी ने बताया था कि वही पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, लाइट पार्टिकल में कैसे बिहेव करती है। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं बेटा दोनों को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हेडिंग डालिए पहले वेव नेचर, वेव नेचर, और इसमें लिखिए बेटा पार्टिकल, पार्टिकल्स या फिर फोटोन भी बोल देते हैं या फिर क्वांटा भी बोल देते हैं, पैकेट्स भी बोल देते हैं और पैकेट्स। ठीक है बेटा, ये सारे किसके हैं, लाइट का दूसरा फॉर्म है और ये वेव नेचर इसका। तो इसको कौन एक्सप्लेन करने आया था बेटा, अगर हम इसकी बात करें, इसको एक्सप्लेन कौन करने आया था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थियरी। ठीक है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था, प्लांक्स क्वांटम थियरी। बेटा देखो उसके नाम में क्वांटा आ रहा है ना, थ्योरी, समझे। तो ये किस किस चीज को एक्सप्लेन करेगा बेटा, किस किस चीज को एक्सप्लेन करेगा, ये लाइट का सब कुछ एक्सप्लेन करके बताएगा। जैसे वेवलेंथ कैसे निकालते हैं बेटा, उसकी वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब वेवलेंथ के बारे में बताएगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा, इसके बारे में बताएगा बेटा फ्रीक्वेंसी। चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लैम्डा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये वेव नंबर, ये न्यू बार, ये सारी चीजें किससे हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, लाइट के वेव नेचर से। ठीक है, तो वेव नेचर से लैम्डा भी निकालते हैं, वेवलेंथ, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको वेव नंबर बोलते हैं, और इससे आप टाइम पीरियड या फिर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन भी निकालेंगे, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम किससे सीखेंगे बेटा, मैग्नेटिक थ्योरी से। प्लांक क्वांटम थ्योरी आपको बताएगी बेटा एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैसे निकालते हैं और फोटोन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोटोन्स। ठीक है बेटा, फोटोन्स और एनर्जी के बारे में बताइए, मतलब वही फ्रीक्वेंसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो कैसे निकालते हैं बेटा। तो ये दो चीज़ों को हम सीखेंगे इसमें, एनर्जी और फोटोन के बारे में। थोड़ा सा अच्छे से करके लिख लो बेटा इसमें, फोटोन और एनर्जी। अच्छा एक वर्ड और आता है इसमें, पावर भी आता है, पावर आ जाएगा, फोटोन आ जाएंगे और एनर्जी। ठीक है बेटा, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, इससे हम जानेंगे कि इस थियरी ने कैसे कैसे चीज़ों को बताया। चलो मैं पहले आपको ओरली बता देता हूँ बेटा कि अगर मान के चलो आपके पास ये कोई एक्सिस है और बेटा इसमें मैंने वेव नेचर को एक्सप्लेन किया, तो आपका कुछ जो इस तरीके से चलता है ये वेव नेचर होता है। इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। मतलब पीक को, जो हाईएस्ट पीक होगी क्रस्ट, और जो लोएस्ट पीक होगी उसको हम ट्रफ बोलेंगे। अगर दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं उसको लैम्डा बोलते हैं। क्रस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पीक के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा। पहले आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर एक एक करके चीजें लिखवाऊंगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में ये कितनी बार घूमा। जैसे आप कभी घर के अंदर फैन चलाते हो बेटा, फैन चलाते हो सब बच्चे, वेरी गुड। एक सेकंड में फैन कितनी बार घूमा, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकंड, पर सेकंड जो आपका रेवोल्यूशन होता है। एक सेकंड में पंखा कितनी बार घूमा, एक सेकंड में आपकी मोटर कितनी बार घूमी, वो सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर जो होता है पर सेकंड आपका वेवलेंथ, जो पर यूनिट हम क्या बोल सकते हैं, पर यूनिट वेवलेंथ। जो पर यूनिट वेवलेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेव नंबर बोलते हैं। समझे, क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे निकालनी है। निकालने के लिए बेटा हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। पहले हम इस थियरी का जो कोई मेन चीज़ें हैं उनको हम लिखते हैं कि इस थियरी ने क्या क्या अप्रोच दी। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। बेटा इसके कुछ मेन पॉइंट है वो लिख लेते हैं हम। वैसे मैंने आपको समझा ही दिया ओरली कि कैसे हम देखते हैं इसको बेटा। जो वेव की फॉर्म में चलेगा तो बेटा उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था कि आप पानी के अंदर पत्थर को फेंकिए और उससे जो पानी का जो लहर बनता है वही उसका वेव नेचर होता है, ठीक है। अब इसके कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके कुछ पॉइंट्स है बेटा। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। when an object move up and down or vibrate continuously या फिर energy in the form of wave is transmitted by a vibrating object to a distant place, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं बेटा, थ्रो अ स्टोन इन अ रिवर। जब आप किसी पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो उससे जो वेव लहर बनती है उसी को हम बेटा वेव नेचर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं बेटा इसमें हम, द एनर्जी emitted from the source continuously in the form of wave is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये डेफिनेशन भी होगी बेटा, द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो एनर्जी है कंटिन्यूअसली अगर वो वेव की फॉर्म में आपकी इमिट हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं बेटा इसमें, उसमें अगला पॉइंट में they travel with स्पीड ऑफ लाइट। और बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट की वेव से ट्रेवल करती हैं। किसकी स्पीड से ट्रेवल करती है बेटा, लाइट की स्पीड से। they do not require any medium for their transmission, ठीक है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, देखो वो चीज आपको लिखा रहा हूं बेटा जो पेपर में आपसे पूछी जाएगी। और बेटा जेई के लिए सिलेबस अपरंपार है, तो जो इनके मेन कोर पॉइंट है वो आपको बेटा मैं लिखा रहा हूं, क्योंकि असर्शन रीजंस का या स्टेटमेंट का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इनसे ही उठाया जाएगा, समझे। तो उनके लिए आपको मेन जो पॉइंट है वो बेटा आपके दिमाग में होने चाहिए कि इस थ्योरी ने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की थी, ठीक है। देन आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, उसके बाद हम लिखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड associated
with them and are perpendicular to each other at to the time at to the डायरेक्शन। मतलब कहने का है कि जो भी अगर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दे तो दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे की बेटा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा कैसे चलता है, परपेंडिकुलर चलेगा, ठीक है, एट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। जब हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे लाइट के ऊपर तो आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं बेटा, ये मेरे पास एक्सिस है बेटा, ठीक है, और आपका देखना बेटा कुछ इस तरीके से। अगर ये हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस को कहाँ मानते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और वाई कहाँ चलता है, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पे मैंने ऐसे लिखा बेटा, एज्यूम करना बेटा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, समझ में आ रही है। और जो वर्टिकल की बात करूँ तो कैसे चलूंगा, ऐसे। तो दोनों बताइए, दोनों का जो वेव नेचर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है नहीं है, बस खेल खत्म हो गया। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो बेटा दूसरा कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर चलेगा, ये, ठीक है, कुछ ऐसे। तो बेटा अगर तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, ब्लैक वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, तो बेटा ये रेड वाला कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होगा बेटा आपका रेड वाला, मैग्नेटिक फील्ड। और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा फिक्स होता है बेटा। तब अगर ये ऐसे सिस्टम काम नहीं करेगा तो बेटा आप किसी के वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब जब भी हमें अगर अच्छे से वेव नेचर किसी का जानना है तो बेटा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये अगर चीज़ है तभी ये चीज़ें चल रही हैं। अगर हमारा ये फैन घूम रहा है तो इसी वजह से घूम रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो कैसे, मान के चलो ये फैन है, ये ऊपर से लटका हुआ है बेटा ऐसे, और ये वाला पार्ट ऐसे घूम रहा है। तो अगर मान के चलो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घूम रहा है, हो गया नहीं होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तभी हमारा सिस्टम क्या करता है, काम करता है। तो आप बेटा कोई भी अगर वेव नेचर को एक्सप्लेन करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हेडिंग डालिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ये बेटा इसके कुछ मेन पॉइंट हो गए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ठीक है बेटा। पहले हम एक चीज का वेव नेचर एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान के चलो ये कोई मेरा एक वेव नेचर है इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से मेरा कोई वेव चल रहा है। तो मैंने अभी बताया था जो इसकी पीक पॉइंट होता है बेटा, और इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ट्रफ मतलब डाउन साइड, डाउन, और क्रस्ट का मतलब टॉप, ठीक है बेटा, ये मेरा ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों क्रस्ट का अगर बीच का ये वाला पार्ट अगर मिला दिया जाए, अगर दोनों का ये पार्ट मिला दिया जाए, इसके बीच की बात करो तो इसको बेटा हम लैम्डा बोलते हैं। या फिर दो ट्रफ को मिला दिया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा,
लैम्डा बोलते हैं। और पर सेकेंड अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए बेटा इसमें वेवलेंथ, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे हम वेवलेंथ, और वेवलेंथ को बेटा किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? लैम्डा से। तो लिखिए बेटा डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ या फिर क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ या लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। और बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और इसको किस की वैल्यू में हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो लैम्डा बेटा हम एंगस्ट्रॉम में भी निकालते हैं, नैनोमीटर में भी निकालते हैं। तो याद रखना एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ऐसी एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। आप पिकोमीटर में भी निकाल सकते हो। तो 1 pm का मतलब पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ध्यान रखोगे बेटा, बोलोगे तो नहीं। तो आपसे किसी में भी पूछे, पिकोमीटर पूछे, नैनोमीटर पूछे, एंगस्ट्रॉम पूछे, आप किसी के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसको सेंटीमीटर में निकालना तो 10⁻⁻, कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी कुछ यूनिट है, आपको दिमाग में रखनी है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ वेव, एक सेकंड में कितनी वेव को हमने पास किया, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। यस, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ वेव, which passes through in 1 second is called frequency। तो बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो गई? 1 बाई यहाँ पर हमने लिखा टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? और सेकंड इनवर्स क्या लिख सकते हैं? और सेकंड इनवर्स को दूसरी फॉर्म में हार्ट्स भी बोलते हैं, HZ। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं बेटा? HZ। तो ये यूनिट याद रखना। तीसरा इसमें आता है बेटा, अगर हम बात करें वेव नंबर। वेव नंबर आपको पता ही बेटा, इसको न्यू बार से डिनोट करते हैं, और वेव नंबर बराबर होता है आपका 1/λ। मतलब आपका बेटा जो पर, आप क्या बोल सकते हो? पर मीटर जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो क्या कहलाएगा आपका बेटा? वेव नंबर कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखा होता है नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है बेटा, तो आप इसमें लिख सकते हो। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, याद रखना बेटा, एक नोट करके मैं आपको बात लिखा रहा हूं। नोट में क्या लिखा रहा बेटा? दिस इज वेव नंबर, नोट नंबर ऑफ वेव। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, इसमें और इसमें फर्क है। ये चीज तुम काउंटिंग कर रहे हो, किसी चीज को काउंट करके बता रहे हो, ये किसी चीज की आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। वेव नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले से। ये काउंटिंग है, नंबर ऑफ वेव, कितना 1 मिनट में कितना वेव, नंबर ऑफ वेव मिला, ऐसे काउंटिंग करके बता रहे हो। तो एक वैल्यू की बात चल रही है, काउंट करके बताइए। लेकिन नंबर ऑफ वेव एक आप किसी भी चीज को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हो कि ये चीज क्या होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, आप उसकी बात कर रहे हो। फटाफट नोट कीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला पॉइंट नोट कर लो इसको फटाफट। हो गया, चलो। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें अगला पॉइंट 4, टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड को कैसे निकालते हैं? चौथा पॉइंट है बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का, टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं?
यहाँ पे लिख सकते हो टाइम टेकन बाई वेव टू पास थ्रो वन पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा T बराबर 1/v। v मतलब वेलोसिटी, समझे? v क्या है बेटा? वेलोसिटी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें फिफ्थ नंबर में आता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। बेटा ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। रेवोल्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t बराबर इसको निकालते हैं v/2πr। 2πr क्या होता है बेटा? सरकमफ्रेंस होता है आपका, और v क्या है? वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल वेलोसिटी v क्या है बेटा? वेलोसिटी है। बोर्स की वेलोसिटी है, r क्या है? रेडियस है, समझे? उसके बाद खत्म हो जाता है बेटा ये। उसके बाद हेडिंग डाल के हम लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा ये लिखने वाला पार्ट है, ये तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसे पूछेगा। जब कैलकुलेशन वाले पार्ट की बात आएगी वहां पे मजा आएगा। ठीक है, तो जो चीज हमें याद रखनी बेटा, फॉर्मूले बेस याद रखने, वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं बेटा सबसे पहले कॉस्मिक रे के आगे क्या होती है बेटा? इसमें अगर हम बात करें गामा रे के बाद हम बात करें बेटा इसमें होती है एक्सरे के बाद होती है बेटा यूवी रे के बाद होती है बेटा आपका विजिबल रे। उसके बाद होती है बेटा IR रे, इंफ्रारेड। उसके आगे बेटा हम लिख सकते हैं इसमें इंफ्रारेड के बाद होता है माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में आता है रेडियो वेव। फटाफट लिखिए बेटा इसमें। अगर हम बात करते हैं तो इधर को आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, इधर को क्या इंक्रीज होती है बेटा? अगर हम बात करते हैं इसमें लैम्डा इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है बेटा इसमें? लैम्डा। अगर हम रिवर्स चलें तो इधर को अगर हम बैक साइड को आएंगे पीछे को, तो इधर को आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा? एनर्जी इंक्रीज होगी। फटाफट इसको नोट कर लो बेटा। ये कुछ पार्ट्स थे। देखो अभी हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारा न्यूमेरिकल पार्ट एक साथ स्टार्ट करेंगे जब प्लांक क्वांटम थ्योरी हमारी कवर हो जाएगी। तो पहले इसको फटाफट यहाँ तक नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद हेडिंग कवर इसमें प्लांक क्वांटम थ्योरी।